को व्हाइट बोर्ड। यस सर। यस सर। ओके ओके ठीक है भाई। सो लास्ट टाइम तक हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो गया था। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमारी एक लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बची है विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें उसके बारे में डिस्कशन करनी है। ओके यस सर। ठीक है। सो एक लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ वन, that is osmotic pressure. Osmotic pressure बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो घरों में आरओ वगैरह लगे होते हैं वो कैसे काम करते हैं आज हम वो समझेंगे। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है आज वाला। सो बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ, बिल्कुल फोकस के साथ सुनना। ओके सो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा क्या है। हमें क्या समझना पड़ेगा? ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ठीक है, फिर ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई ऑस्मोसिस क्या है। तो एक डायग्राम है हमारे पास, इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले। इस तरह से हमने एक कंपार्टमेंट लिया, बीच में हमने क्या किया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्लेस कर दी। बीच में हम क्या करते हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्लेस कर देते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में इसको क्या बोल दिया, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं, एक हम यहाँ पे पिस्टन लगा देंगे। ठीक है, इसको ए Yes, बोल sir. देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेकंड रुकना भाई। यहाँ पे हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। इस साइड हमने क्या रखा है, प्योर सॉल्वेंट भी है, प्योर सॉल्वेंट। एंड इस साइड पे हमारे पास है, इसको अलग कलर से मेंशन करते हैं सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। तो यहाँ पे मेरे पास है सॉल्यूशन, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन। अब ऑब्वियसली सॉल्यूशन में साथ में मैंने क्या रखा है, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट रखा है। ठीक है, क्या रखा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। यस सर। प्लस साथ में क्या है, प्लस साथ में क्या है, सॉल्वेंट। अब ये मेरे पास पूरा एक, ठीक है, एक पूरा वो हो गया। ठीक है, फिगर हो गई। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, एसपीएम का क्या काम है। सबसे पहले एसपीएम का काम समझ लो। सबसे पहले मैं एसपीएम का काम ही लिखा देता हूँ क्या है। देखो, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन allows only solvent particles, only solvent particles to move। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट। ठीक है, फिर ये तो नेचुरल टाइप हो जाता है। ये हमारे पास एक इस तरह का कॉपर फेरोसाइनाइड भी होता है। ये भी एक कंपाउंड होता है विच एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस तरह की दो एग्जांपल है विच एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स को तो अलाउ करता है बट सल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता। जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट पार्टिकल्स है उनको अलाउ नहीं करता। देखो फॉर एग्जांपल, देखो वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। बट अगर मैं पूछूं NaCl के पार्टिकल्स, वो इतने भी छोटे नहीं होते। NaCl के पार्टिकल्स या KCl के पार्टिकल्स या MgCl2 के, जो भी नॉन वोलेटाइल सल्यूट होगा
उनके पार्टिकल का साइज इतना छोटा नहीं होता, बट वाटर हो गया या कोई और सॉल्वेंट हो गया, उनके पार्टिकल का साइज काफी ज्यादा छोटा होता है। तो इसलिए जो एसपीएम में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, जो पोर साइज होता है वो इतना रखा होता है हमने, वो पोर साइज इतना होता है कि उसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो पास कर जाए, बट सोल्यूट के पार्टिकल्स पास ना कर पाए। समझ के बात? तो यस सर, बेसिकली Yes, sir. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम है एज अ फिल्टर, कि वो उसको क्रॉस ना होने दे। इतना बात समझ के अब देखो ये क्या है। अब ऑस्मोसिस समझते हैं, ऑस्मोसिस क्या है देखो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन है। अच्छा अब देखो नेचर जो है, नेचर जो है वो नेचर क्या करना चाहता है, नेचर इन दोनों साइड पे कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल करना चाहता है, बिकॉज दोनों कंपार्टमेंट्स में केमिकल एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट है, एक साइड एंट्रोपी डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी का बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट अकेला है, यहाँ पे साथ में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी है, मतलब ये पूरा सोल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। तो बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट है, केमिकल एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट है। तो नेचर क्या करना चाहता है, यहाँ पे दोनों जगह सेम करना चाहता है, चीजों को, एनर्जीज को सेम करना चाहता है, कॉन्सेंट्रेशन को सेम करना चाहता है। तो बाय डिफॉल्ट जो अपने आप स्पॉन्टेनियस चीज जो होना चाहती है, स्पॉन्टेनियसली जो चीज होना चाहती है, वो क्या होना चाहती है कि दोनों जगह पे कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अब देखो, अब दोनों दोनों जगह पे कॉन्सेंट्रेशन सेम कैसे हो सकती है? तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि यहाँ इस साइड पे जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इस साइड पे जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उसको उठा के अगर मैं इधर ले आऊं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक टाइम पे दोनों साइड पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, बट क्या ये पॉसिबल है? नो सर। ये पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के कारण ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट चीज जो है वो हमारी हो गई खत्म। अब हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, कोई बताना चाहेगा दूसरा तरीका क्या है? एनीबॉडी? सर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर हो जाएं। हाँ, अगर यहाँ पे इस साइड पे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, अगर वो इस साइड मूव कर जाए, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अगर इस साइड मूव कर जाए, तो क्या होगा, इस साइड कॉन्सेंट्रेशन कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई सोल्यूट ही नहीं है, यहाँ पे कोई सोल्यूट ही नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली थोड़ा क्लोज तो आएगी ना वैल्यूज। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकती ये कभी भी दोनों कॉन्सेंट्रेशन, बट क्लोज आनी स्टार्ट हो जाएगी ना वैल्यू। तो इस वजह से Yes, इन sir. ऑर्डर टू इक्वलाइज द कॉन्सेंट्रेशन इन बोथ द कंपार्टमेंट्स, यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे इस साइड। ठीक है, मूव करने स्टार्ट कर जाए। अब इसी यस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस किसको बोलेंगे, देखो, मूवमेंट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड, दिस इज सॉल्वेंट साइड, this is solvent side, this is solution side. So movement of solvent particles from solvent side to solution side, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, from low concentration solution to high concentration solution। देखो फॉर एग्जांपल, इस वाली एग्जांपल में तो मैंने क्या कंसीडर किया कि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, बट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सोल्यूशन ही ले लूं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू दिस वाले सोल्यूशन की। तो अगर इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है इस सोल्यूशन से, तो तब भी तो यही मूवमेंट होगी, क्योंकि तब भी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना चाहती है। तो उसका तरीका यही होगा कि अगर यहाँ से सॉल्वेंट यहाँ मूव करने लग जाए, तो यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी और यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग जाएगी। ठीक है, यस तो सर, इस तरह से बेसिकली हो जाएगा। तो इस वाले केस में मैंने सोल्यूशन सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट ले लिया, बट यहाँ पे कोई सोल्यूशन भी हो सकता है विद लो कॉन्सेंट्रेशन। तो दोनों केस है,
movement of solvent particles from solvent side to solution side and also from low concentration to high concentration. ठीक है, through semi permeable membrane is called osmosis. Through semi permeable membrane is called osmosis. इससे बोलते हैं osmosis. ये है osmosis. समझ गए बात, व्हाट इज osmosis? Yes, sir. ठीक है, osmosis समझ गए. अब देखो osmosis तो हो गया, बट अब हमें देखना है osmotic प्रेशर क्या है. ये तो होगी बात osmosis की. अब हमें देखना है osmotic प्रेशर क्या चीज है. तो osmotic प्रेशर क्या है? द प्रेशर विच इज टू बी अप्लाइड, द प्रेशर which is to be applied, which is to be applied on the solution to stop osmosis, on the solution side to stop osmosis is called as osmotic pressure, is called as osmotic प्रेशर. तो बेसिकली अब देखो, अब क्या हुआ, अब बेसिकली क्या हुआ, यहां से पार्टिकल यहां मूव करने स्टार्ट कर गए. ठीक है, मूव करते गए मतलब सॉल्वेंट यहां से यहां मूव करना स्टार्ट कर गया, करता गया करता गया करता गया करता गया. ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि मैं यहाँ ऊपर से कितना प्रेशर अप्लाई करूं इस पिस्टन पे, यहां से ऊपर से मैं कितना प्रेशर अप्लाई करूं ताकि ये ऑस्मोसिस रुक जाए, ताकि ये ऑस्मोसिस क्या हो जाए, रुक जाए. मतलब यहाँ से मैं इतना प्रेशर अप्लाई करूं कि यहाँ से सॉल्वेंट वाले पार्टिकल्स इस साइड मूव ना कर पाए. ठीक है, तो अब एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में कहानी सुनो क्या हुआ. यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ पे मूव करना कभी बंद नहीं कर सकते, यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ पे मूव करना कभी बंद नहीं कर सकते. बट व्हाट हैपेंस इज कि जब हम यहाँ से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने लग जाते हैं टू द सोल्यूशन साइड, अगर हम जब यहाँ से हम एक्स्ट्रा प्रेशर सप्लाई करने लग जाते हैं तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, उस प्रेशर की वजह से कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस साइड भी मूव करने लग जाते हैं, कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस साइड भी मूव करने लग जाते हैं. और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, मतलब जब जितने पार्टिकल्स इस साइड से इस साइड मूव कर रहे हैं वो इक्वल हो जाते हैं जितने पार्टिकल्स इस साइड से इस साइड मूव कर रहे हैं, तो एक तरीके से तो ऑस्मोसिस स्टॉप ही होगी ना. अगर 10 Yes, पार्टिकल्स sir. इधर आ रहे हैं तो, अगर 10 पार्टिकल्स इधर आ रहे हैं तो 10 पार्टिकल्स उधर भी जा रहे हैं, तो ऑस्मोसिस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. तो जिस प्रेशर पे वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, Yes, ऑस्मोटिक sir. प्रेशर. Yes. समझ गए बात, Yes, sir. समझ में आई? कोई डाउट किसी को इसमें यहाँ तक? No, sir. No, sir. ठीक है, सर हाँ बोलो. सर अगर प्रेशर सेम हो तो पूरा सॉल्वेंट मूव कर जाएगा सॉल्यूशन की तरफ? नहीं, पूरा नहीं कर पाएगा, पूरा कभी भी नहीं कर पाएगा, सर क्योंकि देखो कंसंट्रेशन तो कभी इक्वल होगी नहीं. हाँ, नो डाउट कभी इक्वल नहीं होगी, बट जब यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जब इस कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो इटसेल्फ यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स जब इतने ज्यादा हो जाएंगे तो वो, मतलब ऑब्वियसली तुम देखो ना कि जब इतने ज्यादा हो जाएंगे तो खुद ही प्रेशर क्रिएट कर देंगे ना ज्यादा, तो खुद उस प्रेशर यस की सर. वजह से ये इधर मूव करने लग जाएंगे. ठीक है, सर उस अगर वजह से ज्यादा होगा. वॉल्यूम हो तो? हाँ, ज्यादा वॉल्यूम हो तो पॉसिबल है, फिर तो पॉसिबल है. ओके सर. एंड फिर उसमें ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की क्वालिटी भी डिपेंड करती है. अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा नहीं होता कि 100% रोक ही देता है सोल्यूट पार्टिकल्स को. ठीक है, तो वो भी यस. उसकी क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है. ठीक है. हम्म, यस. ठीक है, ओके. ठीक है, यहाँ तक लिख लो, मैं तब तक अटेंडेंस भेजता हूँ तुम्हारी. ठीक है.
ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया Yes, सबने sir. यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने का एक और तरीका भी है, तो वो भी तरीका देख लेते हैं क्या है। मान लो अब मैं सेटअप कुछ अलग ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सेटअप वही हो, सेटअप किसी और तरीके का भी हो सकता है। तो मैंने इस तरह से एक सेटअप लिया, यहाँ पे एक मैंने क्या लिया, इस तरह से ये चीज, ठीक है, एक कॉलम टाइप ले लिया। और ऐसा मानो कि ये जो मैंने चीज ली है इस तरह से, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज एसपीएम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया इस तरह से। यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, एसपीएम ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे तुम मान लो कि मैंने क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक तरीके से कुछ भी नहीं है ऐसा मान लो, यहाँ थोड़ा सा तुम ये मान लो लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है चीजें। अब देखो होगा क्या, फिर से यहाँ पे तुम देखोगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर, जीरो है, मतलब प्योर सॉल्वेंट है Yes, अगर sir. तो क्या होगा, मूवमेंट होगी, कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगी। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। कॉन्सेंट्रेटेड, एक सेकंड, यहाँ से यहाँ मूव करना चाहिए। अ, एक सेकंड, ये यहाँ पे एक्चुअली प्योर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा तुम्हें, और ये गलती कर दी हमने। यहाँ पे तुम लो, मान लो प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे लो एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब होगा क्या, देखो ऑस्मोसिस होगी, ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, ये प्योर सॉल्वेंट वाली साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, इस साइड, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यस सर। इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द कांस्टेंट, ठीक है, इस साइड मूव करना। अब जैसे इस साइड मूव करना स्टार्ट करेंगे, ये लेवल यहाँ पे बढ़ता जाएगा इस कॉलम का। यस सर। Yeah. अच्छा, जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता जाएगा तो क्या ये प्रेशर डेवलप नहीं करेगा इस हाइट की वजह से? तुमने फिजिक्स में पढ़ा है ना, Yes, फिजिक्स sir. में भी प्रेशर पढ़ा है ना, रो एच जी, Yes, sir. रो जी एच, ये प्रेशर पड़ा है। तो ये बेसिकली क्या है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो डेवलप होता है ड्यू टू द दिस कॉलम, क्योंकि ये पानी का अपना वेट है ना, इसकी वजह से प्रेशर तो लगेगा ही। तो देखो ये ऑस्मोसिस होती जाएगी, बट एक टाइम पे जब ये कॉलम बढ़ता जाएगा तो इसकी हाइट की वजह से इतना प्रेशर डेवलप हो जाएगा कि ये ऑस्मोसिस को स्टॉप कर सके, मतलब ये इतना प्रेशर डेवलप कर देगा कि अब यहाँ से भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस साइड मूव कर सकते हैं। तो एक टाइम पे ऐसा प्रेशर इतना हाइट डेवलप हो जाएगी, इतना प्रेशर डेवलप हो जाएगा कि ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस केस में हम ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम ऐसे बोलेंगे, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, the hydrostatic pressure developed as a result of developed as a result of osmosis is called osmotic pressure, is called osmotic pressure। क्लियर हो गया ना भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर Yes, सकते हैं। sir. तो अल्टीमेटली ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर which has to be applied in order to stop the osmosis, बस खत्म, ठीक है।
एंड एक बात जरूर याद रखना, ऑस्मोसिस एक्चुअल में स्टॉप नहीं होती, वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ठीक है। Yes, तो ये sir. बात मैंने लिखाई नहीं है, बस ये तुम माइंड में रखना, ठीक है। अच्छा, अब ऑस्मोसिस तो पढ़ ली, अब हम पढ़ लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। जो तुम्हारे आरओ वगैरह काम करते हैं, घरों में लगे हुए हैं, वो रिवर्स ऑस्मोसिस के बेसिस पे काम करते हैं। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है भाई? देखो, अभी हमने ये एग्जांपल देखी थी, ये कंपार्टमेंट टाइप, याद है ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो तुम्हारे आरओ में भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है। जो फिल्टर चेंज होता है ना कुछ महीनों बाद जब सर्विस होती है, तो एक फिल्टर चेंज Yes, करते हैं। sir. दैट फिल्टर इज नथिंग बट अ वेरी गुड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब वो दैट डिपेंड्स अपॉन आरओ टू आरओ कि कितना महंगा है, कितनी अच्छी क्वालिटी है, तो उस हिसाब से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की क्वालिटी भी बढ़िया बढ़िया होती जाती है। ठीक है, ये चीज Yes, समझ sir. गए? हाँ। अब यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, अब देखो होगा क्या। यहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है, दोनों साइड पे। यहाँ पे ऑब्वियसली ये तो चीज पता ही है तुम्हें। अब देखो ऑस्मोसिस हो रही है, ऑस्मोसिस हो रही है, ठीक है। मैंने क्या किया था, सॉल्यूशन साइड पे इतना प्रेशर अप्लाई किया था कि ऑस्मोसिस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, Yes, sir. ठीक है। सॉल्यूशन साइड पे इतना प्रेशर अप्लाई किया था कि ऑस्मोसिस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। अगर मैं उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने लग जाऊं तो क्या होगा? अगर मैं उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने लग जाऊं तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो इस साइड जा रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस साइड जाएंगे। अब क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस साइड जाएंगे, समझ गए बात को? जाएंगे ना? Yes, sir. अगर मैं प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करने लग गया, ठीक है। तो अब ज्यादा नंबर ऑफ अगर सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, तो अब रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिकली यही है, ठीक है। तो अब इससे इससे तुम घरों का पानी कैसे प्योर होता है वो देखो। देखो, मान लो ये गंदा पानी है, ये जो टंकी से हमारा पानी आया, ये आ गया फिल्टर पे, गंदा पानी। Yes, sir. ये गंदा पानी इज नथिंग बट ए सोल्यूशन, उसमें अलग अलग टाइप्स के सॉल्ट एडिड है, यस ठीक सर। है। अलग 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 टाइप के सॉल्ट एडिड है। तो अब क्या है, हमें उन सॉल्ट्स को रिमूव करना है, या कोई और मान लो कोई मेटल प्रेजेंट है, या कुछ भी ऐसा कोई प्रेजेंट है विच इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। तो अब वो क्या होगा, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो प्योर वाटर है, ठीक है, यहाँ पे प्योर वाटर है। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होता है, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम मोटर के थ्रू प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को थ्रू द सेमी परमेबल मेंबर इधर भेजना स्टार्ट कर देगा। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो इधर चले जाएंगे, मतलब वो तो प्योर वाटर तो इधर चला जाएगा, तो जो इम्प्यूरिटीज है वो यहीं पे रह जाएंगी, यस इम्प्यूरिटीज सर। यहीं पे रह जाए। और जो इम्प्यूरिटीज है उनको फिर बाद में बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द ड्रेनेज। तो इम्प्यूरिटीज यही रह जाती है, प्योर वाटर इधर लग जाओ, प्योर वाटर बाद में हम आगे सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस Yes. तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस की हेल्प से पानी प्योर हो जाता है। सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। बट अब इसकी वजह से होता क्या है, देखो, अब तुमने पढ़ा होगा, कहीं पे शायद सुना हो कि आरओ का पानी बॉडी के लिए हमारा इतना अच्छा नहीं है। जैसे तुमने Yes. एक शायद कहानी सुनी हो कि वो विराट कोहली का पानी ना फ्रांस से आता है, अगर सुना हो कहीं से। ठीक है, तो वो जो फ्रांस से पानी आता है उसका, तो उसमें क्या खासियत है, कोई बता सकता है? वो महंगा होता है काफी। Some minerals. हाँ, मिनरल्स, उसमें कुछ नहीं है, बस मिनरल्स है। वो फ्रांस Yes, से sir. मंगा रहा है उस पानी को, ठीक है। मतलब फ्रांस वालों ने एक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके उसमें अच्छे मिनरल्स तो रहने दिए उस पानी में, और खराब चीजें निकाल Yes. रहे हैं। अब हाँ, Yes, हमारे sir. आरओ के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे आरओ के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि अच्छे अच्छे मिनरल्स रहने दो, बुरे बुरे निकाल दो, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि उनका जो साइज है वो तो लगभग सेम ही है ना। हो सकता है कि अच्छे मिनरल का साइज थोड़ा ज्यादा ही हो बुरे वाले से। तो Yes, sir. ये हम फिगर आउट नहीं कर सकते, आरओ भी कैसे फिगर आउट करेगा? तो अब गड़बड़ यही हो जाती है कि आरओ क्या कर देता है, जैसे तुमने टीडीएस लेवल सुना होगा, टोटल डिजोल्व सॉलिड, जो कि तुम्हारे Yes. मथुरा वाले इलाकों में काफी ज्यादा है ना, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। तो अब आरओ क्या करता है ना, आरओ उसको एकदम से, जैसे मान
हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही। यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, आई थिंक श्रेया ने तुम्हें बताया ही होगा। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। उतना लिख लिया था जितना मैंने लिखाया था। यस यस सर। सर। ठीक है, तो हम बेसिकली बात कर रहे थे रिवर्स ऑस्मोसिस की। ठीक है, तो वही चीज बात कर रहे थे कि वो बेसिकली टीडीएस लेवल बहुत कम कर देता है, जिस वजह से मिनरल्स का लेवल बहुत कम हो जाता है, एंड जिसकी वजह से वो पानी हेल्दी नहीं होता हमारे लिए, बट इट इज नॉट हार्मफुल। ठीक है, हेल्दी नहीं है, बस ये फर्क होता है। तो जैसे लोग पहले कुएं का पानी पीते थे, दैट इज वेरी वेरी हेल्दी, उसमें इतने मिनरल्स होते हैं कुएं का पानी में, बहुत ज्यादा। ठीक है, बट तब इतना वाटर पोल्यूशन नहीं था। आज के टाइम इतना ज्यादा वाटर पोल्यूशन है कि हम ऐसे सीधा टैप वाटर नहीं कंज्यूम कर सकते, तो ये वाली सब प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस को एक बार डिफाइन कर देते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? इफ द प्रेशर अप्लाइड, इफ द pressure applied on solution side, is more than the osmotic pressure, than the osmotic pressure, then solvent particles, then solvent particles will move from solution side, will move from solution side to solvent side, to solvent side. This is called as, this is called as RO, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है भाई, क्लियर होगा रिवर्स ऑस्मोसिस भी सबको? यस ठीक है, सर। Yes. आप फॉर्मूले पे आ जाते हैं, फॉर्मूला डिफाइन कर देते हैं। तो फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक होती है वेंट ऑफ वेंट ऑफ वेंट ऑफ वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। तो इसको ज्यादा हम डिफाइन नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें यूज करना है। देखो, वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई से। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन के। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी के, मतलब कोई भी वैसे ले Yes, सकते हो। sir. जनरली इसमें हम मोलैरिटी यूज करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी यूज करते हैं। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ कब लगता है? अगर तुम्हें याद हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ क्या है? अब ये बॉयल्स लॉ तो गैसेस के लिए था, ये वाला लिक्विड के सोल्यूशन के लिए। Yes, sir. वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्वियसली तुम सोचो ना, देखो जितनी ज्यादा मैं कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखूंगा, उतनी ज्यादा मूवमेंट ज्यादा होगी सॉल्वेंट पार्टिकल्स की। ऑब्वियसली उतना ज्यादा मेरे को प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ठीक है, Yes, sir. तो जितनी जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वी हैव वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ इसके अकॉर्डिंग क्या है? जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसके कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है, अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं कर रहे, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना बेसिकली, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? एनीबॉडी? टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, बट अगर ऐसा हो कोई पहले ही पूरी तरह से सॉल्युबल है, जैसे कि नमक पहले ही पूरी तरह से घुला हुआ है, तो Yes, फिर क्या sir. होगा?
देखो होगा क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करने से अल्टीमेटली होगा क्या, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो मॉलिक्यूल्स और तेजी से मूव करेंगे, मेरे ओके को और सर। प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, बस इतना होगा, ठीक है। तो जिस वजह से मेरे को और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। तो इसको इकट्ठा करके लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। तो मतलब अगर यहाँ से मैं प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करूँ तो पाई इक्वल्स टू सी एस टी आ जाता है, ठीक है, सी एस टी। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सी ऑब्जर्व्ड वाला आएगा, ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो ऑब्जर्व्ड होंगे, वो तो तुम्हें पता ही यस है, सर। होने चाहिए। अच्छा, दिस रिलेशन इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, इक्विवेलेंट टू, मैं बताता हूँ कैसे, इक्विवेलेंट टू पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन के इक्विवेलेंट है ये। कैसे देखो, इस पाई को मैं कॉन्सेंट्रेशन को एन अपॉन वी लिख सकता हूँ ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यस मोलैरिटी तो सर। यही होता है। और फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई वी, पाई वी इक्वल्स टू एन एस टी। यहाँ पे पाई यस सर। ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये प्रेशर है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। आर यहाँ पे एस के इक्विवेलेंट है, यहाँ पे आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यहाँ पे एस यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट हो जाता है, वहां पे गैस कांस्टेंट, यहाँ पे यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है, मतलब ये लिक्विड के लिए हो जाता है बेसिकली, सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। बाकी यस वैल्यू सर। एग्जैक्टली एस, एस की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है, एस की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस की यस सर। वैल्यू होती है वो हम वही यूज करते हैं ज्यादातर, 1/12 एटमोस्फेयर लीटर अपॉन अपॉन मोल केल्विन, ठीक है। तो एस की वही वैल्यूज होती हैं सेम, ठीक है, वो तुम्हें याद ही है, एक मैंने बता दी, यस बाकी सर। सब, बाकी तो सब तुम्हें याद ही है, ठीक है। तो बस एग्जैक्टली वही रिलेशन है, बस पाई इक्वल्स टू सी एस टी याद रखो, ठीक है, पाई इक्वल्स टू सी एस टी या पाई इक्वल्स टू सी आर टी, अगर सी एस टी याद नहीं रहता तो सी आर टी करके याद कर लो, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, यस सर। सिंपल। ओके, क्लियर है, यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? कोई नहीं, यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिख लो। सर हो गया। हो गए, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गए, ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर मान लो डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन है, तो उस केस में हम मोलैरिटी को अप्रोक्सीमेटली मोलैलिटी के इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है भाई। अगर बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है, तो उस केस में हम मोलैलिटी को मोलैरिटी के इक्वल बोल सकते हैं, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, एन अपॉन वी सोल्यूशन को हम एन अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट के इक्वल कर सकते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम हो तो उस केस में, ठीक है, समझ गए भाई। यस सर। क्योंकि अगर 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 सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ही बहुत कम है तो ऑब्वियसली सोल्यूशन सॉल्वेंट के इक्वल ही हो जाएगा ना। यस और सर। डेंसिटी हम 1 एज्यूम करके चल रहे हैं, वाटर की डेंसिटी 1 एज्यूम करके चल रहे हैं, और सोल्यूट है ही बहुत कम, तो सोल्यूट नेग्लिजिबल हो गया, तो इसलिए वी सोल्यूशन एक तरीके से इसके इक्वल हो गया डब्ल्यू सॉल्वेंट के, जहाँ वी सॉल्वेंट के बोल दो और डेंसिटी अगर 1 है तो ये डब्ल्यू सॉल्वेंट ही हो जाएगा, यस ठीक सर। है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक और चीज हमें देखनी है, अलग थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं जो तुमने शायद छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हो, शायद मे बी बायो में पढ़ी हो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, याद है हाइपरटोनिक, यस हाइपोटोनिक। सर। Yes, sir. यस सर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हैविंग हैविंग हायर ऑस्मोटिक, हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, solution having higher osmotic pressure than the other solution
than the other solution, then that solution is called hypertonic solution in comparison to the other one. देखो इसमें ना बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किशमिश हो गया, एग की एग्जांपल ले लो, आम की एग्जांपल ले लो, ऐसे कोई भी एग्जांपल हो। जैसे आम की एग्जांपल ले लेते हैं, तो मेरे पास मान लो आम है। अब आम में ना अंदर एक तरीके से आम में भी कोई कॉन्सेंट्रेशन तो है ही, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सॉल्वेंट के अंदर कुछ ना कुछ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है, तो कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। यस और मान लो आम आम को मैं किसी सोल्यूशन में डिप कर दूं, किसी सोल्यूशन में डिप कर दूं which is extremely concentrated, तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर डिप कर दूं। ये मान लो मैंगो है, इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो, एग की एग्जांपल ले सकते हो, किशमिश ले लो, सेल ले लो, अपना जो रेड ब्लड सेल होता है कोई भी ले लो, इसको किसी के भी साथ रिलेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल इस सोल्यूशन की, ये जो बाहर सोल्यूशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मैंगो वाली कॉन्सेंट्रेशन से, ग्रेटर देन तुम मान लो मैंगो की कॉन्सेंट्रेशन के ज्यादा है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इस सोल्यूशन को बोलूंगा मैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन इन कंपैरिजन टू दिस सोल्यूशन। तो ये कंपैरिजन के हिसाब से आता है। इस केस में क्या बोलूंगा इसको, हाइपरटोनिक सोल्यूशन इन कंपैरिजन टू ये अंदर वाला सोल्यूशन। ठीक है, तो अब इस केस में होगा क्या, देखो अगर मान लो अब ये जो चाहे रेड ब्लड सेल की कवरिंग होगी, चाहे मतलब एग की कवरिंग होगी, या किशमिश की कवरिंग होगी, या फिर आम की कवरिंग होगी, दे एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थोड़ा बहुत ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा, तो बताओ कहाँ से मूवमेंट कहाँ पे होगी सॉल्वेंट की। इस देखो मूवमेंट कहाँ से, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होती है ना सॉल्वेंट की, तो इसके Yes, अंदर बेसिकली जो सॉल्वेंट, इसके अंदर जो बेसिकली सॉल्वेंट है वो बाहर आने लग जाएगा। Yes. तो ये तुम करके भी दे सकते हो, ये तुम करके भी सकते हो। कोई आम लेना जिसमें बहुत ज्यादा रस भरा हो, उस आम को क्या करना, एक ऐसे सोल्यूशन में डिप कर देना जिसमें बहुत ज्यादा नमक तुमने मिक्स करके रखा है, बहुत ज्यादा नमक मिक्स कर देना उसमें, और आम को डिप कर देना। देखो आम श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक क्यों करेगा, ये अंदर वाला लिक्विड बाहर आ जाएगा, तो आम बेसिकली क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, yes, sir. समझ गए बात को। बस ये इसको बोल देते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब ये समझ आएगा तो बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो हाइपोटोनिक क्या होता है, solution having lower osmotic pressure। अच्छा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने लिखा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मींस मैं कॉन्सेंट्रेशन भी तो बोल सकता हूँ ना, बात तो सेम ही है ना, Yes, कॉन्सेंट्रेशन sir. ज्यादा ऑस्मोटिक, हाँ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे तुम कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते थे ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह, दोनों का बात सेम ही है। ठीक है, तो सोल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, या और डाल के लिख लो लोअर कॉन्सेंट्रेशन, देन आगे पूरा रिपीट कर देना, इसको पूरा रिपीट कर देना, ये वाला जो लिखा है ना पूरा रिपीट कर देना, बस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन लिख देना, इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, कम कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो अब मान लो एक ऐसा केस इमेजिन करो जिस केस में ये अंदर वाले मैंगो की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर वाले की कम है, तो ये बाहर वाला सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा उस केस में, इन कंपैरिजन टू अंदर वाला ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये लिक्विड बाहर से अंदर जाने लग जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाती है, स्वेलिंग, स्वेल्स अप लिख लो यहाँ, मतलब जो मैंगो है या किशमिश है वो स्वेल कर जाएगा। ठीक है, और ये तुमने नॉर्मली देखा भी होगा, ये नॉर्मली तुमने देखा भी होगा। क्लियर हो गया, Yes, sir. बोलो भी। Yes. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? No, sir. No. ठीक है, ओके, लिख लो इसको यहाँ तक। Sir. Sir, done.
कर लो, एक सेकंड पानी पी लो। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तो नाम से क्लियर है, आइसो मींस क्या होता है, सेम, जिसका सेम हो। ठीक है, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर सेम कॉन्सेंट्रेशन, बाकी सब रिपीट कर देना। ठीक है, और इस केस में बेसिकली क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, बेसिकली इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। जितने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे उतने बाहर जाएंगे, तो इस केस में ना स्वेलिंग होगी ना श्रिंकिंग होगी। ठीक है भाई, यस सर। तो ऐसे लिख सकते हैं व्हेन, तो ये लाइन लिख देता हूं, व्हेन these are kept in contact, when these are kept in contact, अरे एग्जाम्पल क्या है इसके? कोई भी ले लो, चाहे मैंगो वाली ले लो, बस उसमें नमक इतना डालना पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए। तो चाहे नमक, किशमिश, कोई भी ले सकते हो, बस कॉन्सेंट्रेशन हमें खुद सेम करनी पड़ेगी। when these are kept in contact, there will be no net movement of the solvent। कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी, ऑल्दो दोनों मूव करेंगे बट इक्विलिब्रियम में होंगे, नेट मूवमेंट कोई भी नहीं होगी। ठीक है भाई, यस सर। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ठीक है भाई, ओके, तो एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। एक सेकंड रुकना बस। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। if 0.04 molar Na2SO4 solution at 300 Kelvin temperature is found to be isotonic with 0.05 molar NaCl solutions. Calculate degree of dissociation of Na2SO4। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, NaCl का 100% है, इसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, और तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये दोनों आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4।
फॉर्मूला जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का तुम याद रखना, वो ऐसे याद रखना, ICRT, मतलब आई ये एन ऑब्जर्व्ड के कारण आया यहाँ पे, Yes, ठीक है। दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेम्बर, मतलब आई को कभी मत भूलना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में। करो इस क्वेश्चन को जल्दी। जिसका हो जाए वो हैंड रेस करके बताना। कुशग्र का हो गया, क्या आंसर है कुशग्र? सर 4/5। 4/5, 4/5 नहीं, 75% कितना बनता है? 3/4 बनता है ना। so 3/4 आ रहा है। हाँ, 3/4 इज द राइट आंसर, 3/4 सही है। कुछ नहीं करना था इसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल करना था, तो ऐसा लिख लेते Yes, sir. IC1RT, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर तो सेम ही था। आई So R आई भी वन लिख same दो है। यहाँ पे, आर भी सेम है, आर टी तो कैंसिल ही हो गया, I1C1। इसका जो आई है फर्स्ट वाले का, वो कैसे लिखते हैं? 1 plus अच्छा, 3 चलो minus I1 1 निकाल ले, I1 चलो लिख ही देता हूँ, 1 प्लस plus n minus 1 into n alpha माइनस 1, और n की वैल्यू इसके लिए 3 कितनी थी? 3 3 थी, तो 3 - 1 इंटू to अल्फा alpha इंटू into C1 इसके 0.04 कॉन्सेंट्रेट 0.04, वेरी गुड। I2 इसका so 2 है, 2 NaCl का into 2, वेरी 0.05 0.05. 0.05, ठीक है। yes sir तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा आंसर। so इधर 2.5 आ जाएगा और इधर 1 plus 2 alpha बचेगा ठीक है भाई, क्लियर है ना? आ जाएगा ना यहाँ से अल्फा 3/4। yes sir ओके, वेरी गुड। बस इतना सा काम था इसमें। क्लियर है? किसी को क्लियर ना हुआ हो, आगे बढ़े। yes sir यस सर। किसी को भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 6 ग्राम of CH3COOH is dissolved in benzene, to make 1 liter of 300 Kelvin, oh sorry, to make at 300 Kelvin आना था,
6 grams is dissolved in benzene to make 1 liter at 300 Kelvin. Next way, pi of solution, that is osmotic pressure of solution, is found to be 1.64 atm. If it is known that CH3 COOH in benzene forms a dimer, करो इस क्वेश्चन को। मतलब ये एसोसिएशन वाला केस है, Yes, sir. एसिटिक एसिड की एसोसिएशन हो रही है, डाइमर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है अच्छा इसमें पूछा क्या ये नहीं बता, इसका तुम वो बताना पड़ेगा हमें, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताना है। और यहाँ पे लिखना था, मैं यहाँ पे लास्ट में लिखना भूल गया, कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब अल्फा कैलकुलेट करना है। करो इस क्वेश्चन को, तो इसका हो जाए हैंड रेस करके बताओ। हुआ किसी का? नहीं हुआ? तो देखो यार माइनस में सर कैसे आ रहा करना है। है, यस सर, माइनस में। -3.2 आ रहा है। यार देखो पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी लगाऊंगा, Yes, sir. 1.64, आई की वैल्यू 1, सॉरी आई की वैल्यू 1/1 कहाँ से होगी,
आई की वैल्यू मतलब आई को चलो बाद में पुट करता हूँ। आर की वैल्यू होती है 1/12। 12 कॉन्सेंट्रेशन जो आ जाएगी 6 इसके मोल्स निकालो कितने आ गए। 6 डिवाइड बाय मोलर मास कितना था इसका। 60। 60। 1/10। 1/10 जब 1/10 अपॉन 1 लीटर तो 1000 ठीक है 1/10 ही आ गया। 1/10 ही आ गया 1 लीटर है ना। यस सर का बात ही कर। टेम्परेचर 300 केल्विन और बात बची आय की। तो आय अब तुम्हारा आ जाएगा 1 + 1 अब देखो यहाँ पे 1/n आ जाएगा ना। याद है। यस यस सर सर। इंटू इनटू अल्फा। अल्फा। बस ये यस था। सर तो इससे क्या आ रहा है माइनस में आंसर आ रहा यस सर सर -3.3 है। है। माइनस में तो नहीं आंसर होना चाहिए। सर एन की जगह 2 तो रखेंगे, डायमंड हाँ बना रहा बिल्कुल। है। हाँ तो सर ही 2 ही रखेंगे रखा है बिल्कुल सही बात। यस सर तो सर देखो नेगेटिव तो ही आ रहा है। ये जाएगा इस पे और 12 12 टू जा 25 25 पे गए। 1.64 ये 10 इधर जाएगा 16.4 डिवाइड बाय 25। 1 + 1/2 -1 मतलब -1/2 यस सर -1/2 into alpha। ये वैल्यू 1 से छोटी नहीं आएगी यार। सो मेरा तो इसमें 0.017 आ रहा है 1/2 अल्फा इक्वल्स टू 1 - 16.4 कहाँ माइनस में आएगा बताओ। ये वैल्यू तो 0 से छोटी पॉजिटिव आएगी ही ना। आ रहा पॉजिटिव आएगा ना। है यस सर 0. 0.017 मतलब यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो आई थिंक 2/3 है। बाकी देख लो ये काट देना अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। यस सर तो 16 2 32 होता है ना। ये 1.5 पे कट जाता होगा मे बी। ठीक है उसके अकॉर्डिंग 25 25 6 25 ठीक है इस हिसाब से देख लेना इतना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। सर ठीक है इसमें से विकी। -1 होगा ना। किसमें से यस सर -1 होगा। 1 माइनस डिस्टर्ब नहीं होगी सर, डिस्टर्ब -1 होगा। क्या क्या 1 सर माइनस। 16.4/25 -1 होगा ना। एक सेकेंड ये क्यों भाई ये इधर जाएगा तो ये इधर नहीं आएगा। तो सर मिस्टेक हो अब गई थी मुझसे। ओके यार कंफ्यूज मुझे अपने मैथ्स पे डाउट हो जाता है कई बार ऐसी बातें करते हो ना तुम लोग। चलो कोई बात नहीं। ठीक है भाई। सर आ गया आंसर ओके वेरी गुड। किसी को डाउट इसमें। नो नो सर। सर No, sir. ठीक है ठीक। ठीक है और कोई क्वेश्चन इसका करना है। फू, ठीक है। देखते हैं अगर एक आध क्वेश्चन और कर पाए। लेट मी चेक। ठीक है क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन वी हैव if 10 gram of an unknown substance
नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है, ठीक है भाई, मतलब इसका I1 है। is dissolved to make it is dissolved to make 500 ml of solution, 500 ml of solution, then OP क्या है, osmotic pressure, then osmotic pressure at 300 Kelvin is observed to be 1.23 atm. Find molecular weight. Find molecular weight. करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, अप्रोक्सीमेटली निकाल देना, ठीक है। जिसका हो जाए हैंड रेस करके बताना। सर 208। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला सर लगाओगे पाई सी आर टी, आई तो 1 ही है, पाई सी आर टी 1.2 कितना, 406। हाँ 6.5। हाँ 400 सही है, यस सर, अप्रोक्सीमेटली 400, हाँ 406 आ रहा है सर। हाँ सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यस सर, आ ठीक है, गया। तो हाँ कॉन्सेंट्रेशन रखते 10 ग्राम अपॉन मोलर मास, जो हमें कैलकुलेट करना था, ये आगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 500, तो इनटू 1000 भी करना पड़ता है इस केस में, क्योंकि लीटर में चेंज करना है। एंड देन क्या बचा, आर की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर इसको 300, तो यहाँ से मोलर मास निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 400। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, न्यूमेरिकल्स इतने बहुत हैं। एक इसका ना मिक्सिंग के कुछ कॉन्सेप्ट वो भी देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें नहीं? चलो, नो तो टॉपिक है, वैसे तो ये खुद भी तुम कर ही सकते हो, इतना कुछ खास नहीं है इस टॉपिक में। डिटर्मिनेशन ऑफ पाई ऑन मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, ऑन मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन। अगर अलग अलग सोल्यूशंस को मिक्स कर दूं, अलग अलग सोल्यूशन को मिक्स कर दूं, मान लो सोल्यूशन 1 है प्लस सोल्यूशन 2 है, इन दोनों को मिक्स करके एक फाइनल सोल्यूशन बनाया, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें केस 1 है, केस 1 है व्हेन सॉल्यूशंस आर नॉन रिएक्टिंग, जब सॉल्यूशंस आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते, व्हेन सॉल्यूशंस आर नॉन रिएक्टिंग, ठीक है। तो इस केस में क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सॉल्यूशन 1 है जो
उसका वॉल्यूम V1 लीटर है और कॉन्सेंट्रेशन C1 है। सॉल्यूशन 2 जो है उसका वॉल्यूम V2 लीटर है और कॉन्सेंट्रेशन C2 है। ठीक है, दोनों को मिक्स किया तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखा है, वो कांस्टेंट ही होगा। अच्छा, दोनों में क्या, अब देखो पाई अगर मैं डिफाइन करूं, पाई किसके इक्वल होता है, n ऑब्जर्व्ड अपॉन v इंटू एस टी। सही है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, यस सर। ये जो n ऑब्जर्व्ड है इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, ध्यान से देखना, I1 C1 V1 प्लस I2 C2 V2। देखो ये I1 C1 V1 क्या है, देखो पाई इक्वल्स टू क्या होता है, C, ठीक है, सी आर टी होता है ना, और यहाँ पे एन अपॉन वी होता है एक्चुअल में, एन अपॉन वी। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर देखूं, या फिर तुम ये मान लो कि देखो इस केस में I1 तो यहाँ पे आ ही गया, तो एक सेकेंड, वन, अच्छा नंबर, ओथो सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स याद है ना, क्या क्या मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम भी तो निकालते थे नंबर ऑफ मोल्स। यस सर। नंबर ऑफ यस मोल्स सर। क्या होते थे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होते थे। Yes, इस sir. केस, बट इस केस में इनटू आई भी करना पड़ेगा बिकॉज हमें ऑब्जर्व लेने हैं ना। तो ये क्या है, एन ऑब्जर्व्ड टोटल, एन ऑब्जर्व टोटल, तो वो किसके को लिख सकता हूँ, I1 C1 V1 प्लस I2 V2 C2 लिख सकता हूँ ना। सही यस किया, सर। ठीक है। सर नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, सॉरी, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे टोटल वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा V1 प्लस V2। नीचे क्या है, टोटल वॉल्यूम है ना, वो क्या आ जाएगा V1 प्लस V2। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और इसमें, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ बेसिकली, पाई फाइनल, पाई फाइनल निकाल, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, पाई वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई वन को मैं ये लिख सकता हूँ I1 C1 ST, और पाई टू को मैं लिख सकता हूँ I2 C2 ST। सही है। अच्छा, तो अब मेरे को ध्यान से देना, मैं ये एक काम करता हूँ, I1 C1 ST इंटू V1 प्लस I2 C2 ST इंटू V2, ST को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, V1 प्लस V2। अच्छा, I1 C1 ST को मैं पाई वन बोल सकता हूँ, I2 C2 ST को पाई टू बोल सकता हूँ, तो यहाँ से पाई फाइनल तुम्हारा क्या आ जाएगा, पाई वन V1 प्लस पाई टू V2 अपॉन V1 प्लस V2। बस ये एग्जैक्टली वैसे फॉर्मूला बना है जैसे मोलैरिटी का होता था, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। एग्जैक्टली वही फॉर्मूला बन गया, बस तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है फाइनल, और कुछ नहीं। पाई वन V1 प्लस पाई टू V2 अपॉन V1 प्लस V2। और अल्टीमेटली तुम्हें कुछ याद ना हो तो बस सिंपल सी बात याद रखो ना भाई, पाई फाइनल निकालना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एन ऑब्जर्व में तुम्हें टोटल नंबर ऑफ एन ऑब्जर्व लिखने पड़ेंगे, तो वो तुम अगर वो लिख सकते हो डायरेक्टली तो वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरह से चलेंगे तो मान लो हमें दोनों का ऑस्मोटिक, कई बार ऐसा होता है कि मेरे को दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया कि एक सोल्यूशन 1 है, उसका पाई वन दे दिया, उसका V1 दे दिया, और एक सोल्यूशन 2 है, उसका पाई टू दे दिया V2, तो तब ये फॉर्मूला लगाने से जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है, दिमाग कम लगाना पड़ता है। ठीक है। पर अगर दोनों के मोल्स वगैरह दिए हो, कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसे दिए हो, तो फिर तो तुम टोटल मोल्स निकाल के भी यहाँ पे टोटल मोल्स पुट करके नीचे टोटल वॉल्यूम लिख के वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, यस सर। समझ गए, कोई कंफ्यूजन इसमें। नो सर। सर वो नोट करना रह गया। ओहो सर, कर लो कर लो, करो इसको नोट। ये क्या था, पाई वन, और ये क्या था, पाई टू।
हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट इज केस 2। केस 2 वैसे कम आता है, जेई एडवांस में आने के ज्यादा चांसेस हैं। सो केस 2 है व्हेन solutions are reacting, when solutions are reacting in nature, मतलब वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने BaCl2 एक्वस के साथ AgNO3 एक्वस मिला दिया। अब होता क्या है, इस केस में AgCl की PPT फॉर्म हो जाती है, तो ये रिएक्ट कर जाते हैं आपस में। जिस केस में भी PPT फॉर्म हो जाएगी ना, उस केस में रिएक्शन हो जाएगी, नहीं तो बाकी तो वो आयंस की फॉर्म में ऐसे घूमते रहते हैं, तो उसमें कुछ रिएक्शन तो होती नहीं है। बट इस केस में रिएक्शन हो जाएगी, PPT बन जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन है, तो इसको बैलेंस कर लिया मान लो इस तरह से, तो ये रिएक्शन हो गया अब इस केस में। तो अब इस केस में कैसे डील करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इसका मेरे पास वॉल्यूम है 500 ml, कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 मोलर। इसका वॉल्यूम है मेरे पास 300 ml, कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 मोलर। इस केस में अगर पाई फाइनल निकालना चाहता हूं मैं, तो कैसे निकालूंगा? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, पाई फाइनल निकालना इज वेरी वेरी इजी। तुम्हें जस्ट n ऑब्जर्व्ड अपॉन यहाँ पे V टोटल इंटू एस टी करना पड़ेगा। अब मेरे को n ऑब्जर्व निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो, इसके मिलीमोल्स निकालो। BaCl2 के कितने आएंगे? 0.2 इंटू 500 करोगे तो क्या आएंगे? 100 मिलीमोल्स। सही है, इंटू ये दोनों करोगे तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? 150 मिलीमोल्स। ठीक है, अब इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए ये कितना कितना बनेगा? मोल मोल एनालिसिस लगाओ। तो मोल मोल एनालिसिस लगाने के लिए इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन? इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन, जल्दी बताओ। सर BaCl2। AgNO3 है भाई, ये 2 भी तो देखो। अच्छा यस सर। AgNO3 इज आर LR, तो AgNO3 LR है। तो अगर अब ये कितना कितना बनेगा, उसका कोई ज्यादा काम नहीं है। देखो अब ये तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बट ये कुछ ना कुछ बच जाएगा ना, ये लेफ्ट यस बच जाएगा। ये कितना बचेगा बताओ? 25। हाँ 25 बचेगा। अब देखो मैंने बोला था ना, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में ये मोल मोल एनालिसिस कितना ज्यादा यूज होगा, ये पहली एग्जांपल आ गई उसकी। और ऐसा तो जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, कोई भी फिजिकल का चैप्टर करेंगे ना, ये चीज तो इतनी ज्यादा यूज होगी। जिसको ये नहीं आता वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा फिजिकल में। अब देखो 100, ये इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल, मतलब आधे मोल लगते हैं इससे। तो अगर इसके 150 कंज्यूम होंगे तो इसके 75 होंगे, तो ऑब्वियसली 25 बच जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो लेफ्ट 25 बच जाएंगे। ठीक है, इसके पूरी तरह से खत्म। ठीक है, प्लस इसके कितने बनेंगे? सर 150। 150, वेरी गुड। और इसके कितने बनेंगे? 75। 7, वेरी गुड वेरी गुड, इसके 75 बनेंगे। बट ये सोल्यूशन का पार्ट ही नहीं है, ये सोल्यूशन का पार्ट ही नहीं। ये तो पीपीटी बन गया, ये तो सर। सोल्यूशन से अलग हो गया। ठीक है, ये तो सोल्यूशन का पार्ट ही नहीं है। जो भी पीपीटी बन जाता है वो अलग हो जाता है, इट इज नॉट सॉल्युबल इन सोल्यूशन। तब सोल्यूशन का पार्ट ये बच गया, ये खत्म हो चुका है पूरी तरह से, ये 0 है लेफ्ट। ठीक है, और ये बन गया, ये सोल्यूशन के बाहर। तो अब एन ऑब्जर्व्ड अगर तुम देखोगे तो वो क्या आ जाएंगे? 25 मिलीमोल्स है, और इसके आई की वैल्यू भी इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आई की वैल्यू 3 अगर 100% है, प्लस ये क्या है आई की वैल्यू, प्लस 75 इंटू इसकी आई की वैल्यू 3। ठीक है, इंटू ST तो आएगा ही, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 800। तो यहाँ पे ऊपर मैंने 800 हो गया ना, 500 प्लस 300। हाँ, ऊपर मैंने मिलीमोल्स लिए, पर नीचे मैंने वॉल्यूम भी ml में ले लिया ना, तो वो चीज सही होगी अब ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको तुम कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ से तुम्हें पाई फाइनल मिल जाए। तो जब स्पीशीज रिएक्ट कर रही है तो तुम्हें इस तरह से डील करना पड़ेगा, मोल मोल एनालिसिस लगा के देखना पड़ेगा अभी सोल्यूशन में बचा क्या है, और उसको एन ऑब्जर्व्ड में डालना पड़ेगा।
ठीक है, Yes, sir. समझ में आई बात। ये ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में पूछे जाते हैं, मेंस में आने के चांसेस मुश्किल है। क्लियर है भी? Yes, sir. यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, Yes, sir. एक सेकेंड। ठीक है भाई, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर होता है एंड। ठीक है, कोई भी इस एक काम करना, नेक्स्ट लेक्चर के पहले पहले ये पूरे लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना, ए टू जेड पूरा लेक्चर अच्छे से Yes, रिवाइज sir. करना। और उसमें अगर कोई भी डाउट्स हो तो मेरे को पूछना नेक्स्ट लेक्चर में। और होमवर्क जो है वो तुम एक्सरसाइज 1 फुल, एक्सरसाइज 1 फुल और एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इतना होमवर्क हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, पहले Okay, होमवर्क ही sir. डिस्कस करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, Okay, sir. ओके सर। फिर उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, Okay, ये sir. दोनों करेंगे। चलो ठीक है भाई, आज के लिए Good इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Good evening, तब sir. तक के लिए Good evening, sir. बाय बाय।